नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, ज्ञानवापी केस में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ज्ञानवापी में अगली सुनवाई 18 जुलाई को। आज हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करी हैं। अब 18 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ने अपनी दलीलें पेश कर दी हैं। अब बारी कोर्ट की है कि आखिरकार क्या फैसला आएगा। इसके लिए आपको 18 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। 18 जुलाई को ज्ञानवापी केस में सुनवाई होगी कि आखिरकार इस मामले को आगे सुना भी जाए या फिर नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र चौबे जुड़ गए हमारे साथ में। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? हिंदू वादियों ने अपनी दलीलें पेश कर दी, अब बारी न्यायालय की है। देखिए पूजा, आज जो दलील हुई है वो 7-11 एक्ट पोषणीयता पे बहस हुई है और पोषणीयता के आधार पे पूरी बहस हिंदू पक्ष ने अपनी पूरी कर ली है आज। और सोमवार का डेट जिला जज अजय कृष्ण विशेष ने दिया है, सोमवार का तारीख। अब उस नियति तिथि पर क्या निर्णय लेता है न्यायालय, क्या पोषणीयता के आधार पे आगे केस चलने योग्य है या नहीं, अब ये निर्णय जो है सोमवार को स्पष्ट हो पाएगा। उसके बाद जो 1991 वर्थित एक्ट की बात हो रही है उसकी सुनवाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, निरंतर चलेगी, इस पर निर्णय देने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पूजा, ठीक है धर्मेंद्र, आज क्या कुछ दलीलें पेश की गई हिंदू पक्ष की तरफ से? देखिए पूजा, आज दलीलें 7-11 एक्ट पे बात की गई कि पोषणीयता के आधार पे किसी चीज की 1991 जो वर्थित एक्ट की लगातार बात कर रहा था प्रतिवादी पक्ष कि उसको खारिज कर दिया जाए, वो कोई आधार नहीं बनता है। लेकिन वहीं हिंदू पक्ष ने इस दलील को पेश किया कि जो 1991 वर्थित एक्ट है, किसी चीज की जब तक की भौगोलिक संरचना न जान लिया जाए, जब तक कमीशन कोर्ट की कार्रवाई पूरी न हो जाए, उसकी सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कोई कार्रवाई निर्धारित और नियति तिथि पर नियति की जाती है कि उस पर सुनवाई होगी या नहीं होगी। तब 7-11 एक्ट की रूल की बात उन्होंने किया। 7-11 एक्ट के तहत ये पोषणीयता का आधार बनेगा, इस पर सुनवाई आगे निरंतर चल सकती है। कई ऐसे अहम बिंदु रहे जिसको रखा गया, जो भौगोलिक संरचना की बात हो रही थी, पौराणिक विशेष की बात हो रही थी, शिव महापुराण के कुछ पेजों की बात की गई है, उसमें संरचना जो भगवान विश्वेश्वर को दर्ज होने की बात की गई है। तो सारे आधारों और तथ्यों को आज फाइनल जो है हिंदू पक्ष ने रख दिया है। अब ये जो है सोमवार को जिला जज की अदालत में निर्णय होगा कि क्या इस पर सुनवाई होगी या नहीं होगी। दोनों पक्षों की चूंकि दलील पूरी हो चुकी है, 51 पैरा में जो मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी थी उसका खंडन 3 दिन में जो समय मिला है, 3 दिन में हिंदू पक्ष ने अपना रखा है। अब स्पष्ट ये जो सोमवार का डेट है उस पर नियति तिथि पर तय हो पाएगा। पूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, आज हम लोगों ने वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से अपनी बहस रख दी है। साथ ही साथ वक्फ एक्ट यहाँ पे कैसे अप्लाई नहीं होता है, जो मुस्लिम्स ने कहा था कि वक्फ नंबर 100 के रूप में दर्ज है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किया है, गजट नोटिफिकेशन नहीं दिखाया गया है, कब दर्ज किया गया, कहाँ दर्ज किया गया, उसका कोई डिटेल नहीं है। वो सारा एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, इलीगल बातें कही गई हैं। वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी हैं। वक्फ एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। साथ ही साथ जो आक्रांता ने अपनी तलवार से कर दिया वो आज की कोर्ट कलम कर सकती है। ये सारे आर्गुमेंट कोर्ट के सामने विस्तृत रूप से रखे हैं। आज हम लोगों ने अपने जो है जितने भी हम लोग के साक्ष्य थे, आज हम लोगों ने 7 रूल 11 पे बहस करते हुए अपनी पूरे जो है पक्ष को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और वक्फ बोर्ड की क्या हैसियत है, वक्फ बोर्ड बिना प्रोसीजन के, बिना गजट के, बिना सूचना के किस तरह से जो है उन्होंने दस्तावेज में अपने नाम दर्ज किए हैं। जैसे कहा जाता था कि वक्फ बोर्ड में जो वक्फ में 100 नंबर का जो उन्होंने जिक्र किया था वो केवल फ्रॉड है, कहीं कोई उनके पास दस्तावेज नहीं है। हम लोगों ने पूरा जो है साक्ष्य रख दिए हैं कि वक्फ बोर्ड के वहाँ पे कोई वो संपत्ति, हम लोगों ने इंटरनेट से भी वेबसाइट को भी निकाल के जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स दर्ज हैं जो यूपी वक्फ बोर्ड के, जिसमें जो है उस ज्ञानवापी का कहीं जिक्र नहीं है। वो कहीं और प्लाट बता रहे हैं, मरुआदी एरिया, ग्रामीण एरिया बता रहे हैं, कहीं उनका कोई जिक्र नहीं है। एक तो उन्होंने कागज दिखाया है वक्फ का कि भैया हम वक्फ किया हुआ है, लेकिन वो मरुआडी का है जो काशी विश्वनाथ से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर होगा, मुझे लगता है जोन का है। और जो वो कागज उसमें लिखा भी है मरुआडी, उसमें भी कोई डेट नहीं पड़ी है कि उसका डेट कब वक्फ हुआ, मतलब वो डोनेट कब किया गया, किसने डोनेट किया, कब डोनेट किया, डोनेट करने वाले का एड्रेस क्या है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक कागज मिला है, बाकी इनके पास कोई कागज नहीं है। तो जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं कर देते कि हाँ वो जो जिस मंदिर पे उनका मालिकाना हक चल रहा है उसको किसी ने डोनेट किया है, उसकी डेट है, उसका रजिस्ट्रेशन है, तब तक
वहां पे मस्जिद पढ़ना अपने आप में इल्लीगल कहलाएगा, वो अवैध कब्जा कहलाएगा, वो मस्जिद नहीं कही जा सकती। और ये तो बहुत पुराना सेटल लॉ है, वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, जब तक विसर्जन नहीं होता तब तक वो मंदिर ही कहलाता। तो वहीं यूपी में सीएम योगी ने आज से कोरोना के खिलाफ प्रिकॉशन डोज अभियान का आगाज कर दिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों ने 6 महीने पहले कोविड की दूसरी डोज ली है वो बूस्टर डोज के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि ये 75 दिन का विशेष अभियान है जिसमें 12 करोड़ 8 लाख लोग बूस्टर डोज के लिए पात्र होंगे। 18 साल से ऊपर के सभी युवाओं के लिए मुफ्त में तीसरी डोज लगाई जाएगी। पहली और दूसरी डोज की तरह ही बूस्टर डोज भी सरकारी अस्पतालों में फ्री वैक्सीनेशन हो सकता है। तो वहीं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में पर्याप्त तादाद में वैक्सीन की डोज भी भिजवा दी गई है। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अस्पताल पहुंचकर बूस्टर डोज लगवाई। साथ ही उन्होंने राज्यभर जो राज्य के तमाम लोग हैं उनसे अपील की है कि अपनी बारी आने पर आप बूस्टर डोज जरूर लगवाइए, क्योंकि ये आपके अपनों की जीवन की भी रक्षा करेगा और आपके जीवन की भी रक्षा करेगा। अंदर भारत का कोविड प्रबंधन सर्वत्र सराहा गया। सर्वाधिक वैक्सीन की डोजेस देने वाला भारत दुनिया का एक प्रमुख देश है और जिस प्रभावी ढंग से भारत ने 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, वह दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी है। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के फैसले का स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, का आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में बहन द्रौपदी मुर्मू समाज के ऐसे वर्ग की प्रतीक बन करके आई हैं जिसको सदियों बीत गई, सर्वोच्च पद की तरफ कोई ला नहीं पाया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज से एक बहन को सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के सभी लोगों को एक तरफा वोट बहन द्रौपदी मुर्मू को देना चाहिए और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। ओम प्रकाश। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी गठबंधन में दरार आ गई है, क्योंकि शिवपाल यादव के बाद अब सपा गठबंधन में शामिल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। ओपी राजभर ने आज राष्ट्रपति चुनावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने न सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही है, बल्कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराजगी स्पष्ट की है। राजभर ने कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर हुए रात्रि भोज में हमें बुलाया था। सीएम योगी से मेरी बातचीत हुई। राजभर ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन करने के लिए फोन भी आया था। वहीं उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हूं, मैंने अपनी तरफ से गठबंधन को नहीं तोड़ा है। उत्तर प्रदेश का तापमान तो बढ़ा ही हुआ है, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति उम्मीदवार भाजपा की द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देकर भी आज सियासी पारा जो है वो बढ़ा दिया। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, लगातार आपको देखा जाता है कि आप भाजपा की नीतियों के खिलाफ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या केंद्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप लगातार उनके खिलाफत में आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन आज आपने उन्हीं के उम्मीदवार को आज आपने समर्थन दिया है, कैसे देखा जाए इसे? उन्हीं के उम्मीदवार तो हैं, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनकी सोच थी कि जो निचले पायदान पे खड़ा है उसको ऊपर लाया जाए। अगर वो अनुसूचित जनजाति एसटी कम्युनिटी से सबसे निचली पायदान को ऊपर लाने की कवायद हो रही है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना अगर साकार हो रहा है और उसमें हम, हमारे नेता विधायक
उस कुर्सी पर बैठाने में सफल हैं तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना, महात्मा ज्योतिबा फूले का सपना, साहू जी का सपना हम लोग सफल कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा भी विपक्ष के उम्मीदवार हैं। इससे पहले देखा गया कि आप ही की लाइन है कि हम समर्थन उनको ही देंगे, विपक्ष के उम्मीदवार हैं क्योंकि हम गठबंधन में शामिल हैं। लेकिन ये लाइन उस समय आपने नहीं सोचा कि वो भी जो है पिछड़ी जातियों से आते थे, निचली जाति से आती हैं, जैसा कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर आप अम्बेडकर के विचारों को बता रहे हैं? नहीं, पहले हम गठबंधन में थे, समाजवादी पार्टी के नेता के तरफ से ऐसा रवैया हुआ कि आपके वोट की जरूरत नहीं है। वही सवाल है कि ऐसा रवैया क्यों? क्योंकि आप लगातार सलाह दे रहे हैं, आप कह रहे हैं एसी में रहने की जरूरत नहीं है, जमीन पे उतरिए। ठीक है, आपको लगता है कि सही है, लेकिन वो भी राष्ट्रीय पार्टी के, अपने जो क्षेत्रीय पार्टी समझ लीजिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको उनका कहना हमको किसी की सलाह की जरूरत ही नहीं है, वो सलाह दे क्यों रहे हैं? गलती हमारी है, स्वीकार कर। सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी है ना, तो हम उस गलती को स्वीकार करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनसे भी कहूंगा एसीए में रहिए, एसीए में रहिए, अपने नवरत्नों को लेकर के वहीं लूडो खेलिए। ये नवरत्न कौन है? समाजवादी पार्टी के लोग गौवा में कहते हैं कि नवरत्न घेरे हुए हैं, लेकिन ये कौन है नवरत्न? जानना तो ये भी जरूरी है कि नवरत्न वो है कौन? वाले बताते हैं, हम जानते हैं। तो एक तो हम जानते हैं, पहले तो आप भी उन नवरत्नों में आ रहे थे। नहीं, हम नवरत्न वाले नहीं हैं, हम अलग पार्टी है हमारा, हम नवरत्न नहीं हैं। तो फिर कौन है? अब अभी तक तो हमारे सामने उभर करके आए वो का नाम से उदयवीर जी। उदयवीर ने क्या आपको फोन किया था क्या कि हमें समर्थन की जरूरत नहीं है आपकी? अरविंद राजभर को फोन किया, जो बयान उदयवीर ने, एसी वाला बयान जो मैंने दिया, मैं 12 दिन आजमगढ़ बाई इलेक्शन में था, वहां धरातल पे जो सुना, जो समझा, जो परखा, रिजल्ट आने के बाद मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि अखिलेश जी गए होते तो चुनाव हम नहीं हारते, और इनको एसी में से निकल करके धरातल पे अपनी पार्टी के नेता करता है और संगठन को बनाने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। ये बात उनको बुरा लगा, ये मेरी गलती थी कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे ये कहना चाहिए था कि एसी में ही रहिए, एसी में ही सोइए, एसी में ही खाइए, एसी में ही चलिए। ये थे ओम प्रकाश राजभर जी का साफ तौर पे कहना था। अखिलेश यादव जब तक हैं तब तक हैं और आगे उनको निर्णय लेना है। अगर रहना चाहते हैं हमारे साथ उनका स्वागत है, नहीं भी रहना चाहते हैं तो निर्णय उनके हाथ में है। अगर वो कहते हैं तो हम अपना दूसरा रास्ता अपनाएंगे। कैमरा राजेश के साथ में जरा सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं ओम प्रकाश राजभर के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के बयान पर सपा प्रवक्ता अमीक जामेई ने राजभर से सवाल पूछे हैं। सपा प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हाथरस में दलित बेटी के जलाए जाने, आरक्षण खत्म किए जाने पर एक शब्द नहीं बोल पाए। द्रौपदी मुर्मू अगली रामनाथ कोविंद साबित हो जाएंगी। द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन करने की बात है। राम कोविंद जी भी जब राष्ट्रपति बने थे तो पूरे देश में चर्चा थी कि दलित समाज का राष्ट्रपति बन गए। लेकिन क्या जब 13 पॉइंट रोस्टर पे जब हमले हुए, जब अनुसूचित वर्गों को जो टीचर बनते थे यूनिवर्सिटियों में, उनका रास्ता अमित शाह जी ने बंद किया, राम कोविंद जी बोल पाए? हाथरस की एक बेटी के साथ जला दिया गया इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में, राम कोविंद जी कुछ बोल पाए? एनडीए के राज में, मोदी जी के राज में दलितों को, अति पिछड़ों को बतौर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का साफ तौर पर कहना कि यह पहला मौका है जब देश की कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है। ऐसे में ओपी राजभर ने उनको समर्थन देकर साबित कर दिया कि उनके मन में वंचित और शोषित समाज के लिए पीड़ा है। बीजेपी उनके निर्णय का स्वागत करती है। देश में पहला मौका बनने जा रहा है जब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। और आज उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल ओम प्रकाश राजभर जी ने आज द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करके ये स्थापित कर दिया है कि उनके मन में वंचित समाज के, शोषित समाज के और आदिवासी समाज के लिए उनके मन में पीड़ा है। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने समर्थन करने का काम किया है। हम उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो विपक्षी दल अभी भी द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ खड़े हैं, वो भी अपना मन बदल करके उनके समर्थन में आएंगे और निर्विरोध एक राष्ट्रपति का चुनाव हो सके, इस दिशा में आगे बढ़े।
तो वहीं राजधानी लखनऊ में बने सबसे बड़े लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर हुए हंगामे के बाद अब वहां पर होने वाले सुंदरकांड के पाठ को टाल दिया गया है। लुलु मॉल में नमाज पढ़े जाने की घटना के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने वहां पर सुंदरकांड का ऐलान किया था, लेकिन अब इस ऐलान को वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि 11 जुलाई को लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ था। ठीक 2 दिनों के बाद यानी कि 13 जुलाई को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग लुलु मॉल में नमाज पढ़ते नजर आ रहे थे। इस पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा समेत अन्य जो हिंदू संगठन हैं, उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि यहां मॉल के नाम पर मस्जिद बनाई गई है। विवाद बढ़ते देख मॉल प्रबंधन ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। देश में जहां एक तरफ भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, तो वहीं यूपी में कई इलाकों में बारिश होने से बेहद लोग परेशान हैं। बारिश नहीं होने के चलते गाजीपुर में किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों ने धान की खेती के लिए बीज तैयार कर रखा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। इस वजह से बीज भी सूखने के कगार पर आ गए हैं। किसानों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो क्या खाएंगे। कुछ किसानों की उम्मीद है कि सावन में बारिश होगी, तो वहीं कुछ किसानों ने ट्यूबवेल के पानी से धान की रोपाई शुरू कर दी है। पेट्रोल डीजल के नाम पर बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। इसके चलते ट्यूबवेल का पानी भी महंगा है। अगर आने वाले 15 दिनों में बारिश नहीं होती है तो जिलों को सूखे का सामना करना पड़ेगा। धान की खेती जो है प्रभावित हो रही है, और जो कि बेहन जो है वो तैयार हो चुकी है और बारिश की वजह से रोपाई नहीं हो रही है और चरी चराट सब जल रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, किसान आदमी, हम करेंगे क्या? कोई साधन नहीं है अपने पास। जिसके पास साधन है वो थोड़ा बहुत रोपाई सुपाई कर रहा है, जिसके पास साधन नहीं उसी तरह पड़ा हुआ है। तो वहीं जालौन में प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP झांसी की ओर से भारी पुलिस बल के साथ अंतर जनपदीय झांसी जालौन बॉर्डर पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें, झांसी और जालौन की ओर आने जाने वाले तमाम वाहनों को चेक किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से जनपद में अगले 48 घंटे तक राउंड द क्लॉक चेकिंग जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान आने जाने वाले सभी वाहनों को बिना भेदभाव के चेक किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि सुद्धोवाला में अक्षय पात्र किचन का आगाज किया है। ये बेहद खास है। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे मौजूद रहे। साथ ही हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला और भोले जी महाराज कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में दूसरा और देश का 63वां अक्षय पात्र किचन है। इस किचन में 32,000 छात्रों को मिड डे मील मिल पाएगा और हंस फाउंडेशन और प्रदेश सरकार के सहयोग से संचालित अक्षय पात्र किचन स्वचालित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो पौष्टिक मिशन है, पौष्टिक मिशन पोषण जो हमारे बच्चों को मिले, उसमें जो आज यहाँ पर अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा अक्षय पात्र की स्थापना की है, उसमें हमारे हंस फाउंडेशन ने और हमारे शिक्षा विभाग ने सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों के जीवन में, उनके शारीरिक विकास में, उनके पोषण में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस योजना के यहाँ से संचालित होने से पहले चरण में 20,000 बच्चों को सीधे सीधे यहाँ से भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि GST प्रतिपूर्ति नहीं मिलने से राज्य को 5,000 करोड़ का सीधा नुकसान पहुंचेगा। यही हाल रहा तो आने वाले समय में विकास कार्य और कर्मचारियों की तनख्वाह के पैसे भी सरकार नहीं दे पाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य को GST क्षतिपूर्ति के साथ ही विशेष पैकेज देने की बात भी कही है। हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह की मुलाकात पर यशपाल आर्य ने कहा कि दोनों नेताओं की मुलाकात सामान्य है, इसके कोई अन्य मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों को लेकर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी विधायकों से 16 जुलाई को देहरादून में ही रहने का आग्रह किया है। तो वहीं मंत्री अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू
इसी संदर्भ में 16 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में शाम को 7 बजे एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विधायकों से उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैं सभी माननीय विधायकगणों से आग्रह कर रहा हूं कि 16 तारीख को यानी 16 जुलाई को शाम को 7 बजे हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जो मुख्य सेवक सदन है उसमें हम लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ आगामी चुनाव के लिए हम लोग विचार विमर्श करेंगे। हल्द्वानी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 स्मैक तस्करों से 228 ग्राम स्मैक बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 25 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं मामले में एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि पुलिस और एसओजी ने चेकिंग अभियान चलाया है, जिसके तहत 2 युवकों के पास से भारी तादाद में स्मैक की खेप बरामद हुई है। वहीं पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में स्मैक बेचने वाले एक बड़े तस्कर का नाम भी सामने आया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जनपद में ये जनवरी से ही नशे के विरुद्ध एक अभियान चल रहा है। इसमें अभी तक 2.5 किलो लगभग स्मैक अभी तक गिरफ्तार बरामद की गई है अभियुक्तों से। और इसी क्रम में हल्दू चौड़ बैरियर के पास एसओजी और आपका लालकुआं पुलिस द्वारा एक कंबाइंड चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जो सूचना प्राप्त थी। हल्दू चौड़ बैरियर से 50 मीटर आगे हल्द्वानी की ओर एक पल्सर गाड़ी जो बिना नंबर की थी उसको रोका गया। उसमें 2 युवक थे, जितेंद्र और सोमपाल। इन दोनों की चेकिंग में 228 ग्राम स्मैक हमें वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।